नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज मैं एक ऐसी बात की चर्चा करने वाला हूँ जो हमारे यूथ को बहुत प्रभावित करती है। जी हाँ, वो है इन्वेस्टमेंट। किस तरह से हमारा यूथ आज के ज़माने में, आज के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन उस चर्चा के पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया। और जी हाँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी तरह मैं उपयोगी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। और चलिए आज की अगर चर्चा करें यूथ के बारे में, यूथ के इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊँगा। आज से 30-35 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थी या जो एवेन्यूज़ थी वो बहुत लिमिटेड थी। मुझे याद है आज से करीब 30-35 साल पहले हमारे सामने मुख्यतः 3 ही विकल्प थे, 3 ही ऑप्शन थे। एक था बैंक, दूसरा था लाइफ इंश्योरेंस और तीसरा था पोस्ट ऑफिस। और हाँ, इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड की संस्था जो सरकारी संस्था थी उस समय वो चल रही थी, वो थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मतलब अकेला म्यूचुअल फंड था और उसके अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता था। स्टॉक मार्केट उस समय भी था, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टॉक मार्केट हमेशा से था। बीएसई की बात हम उस समय भी करते थे, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता था वो बहुत कम लोगों के द्वारा होता था। और आज जितनी जानकारी स्टॉक मार्केट के बारे में फैल गई है उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज अगर हम देखें खास करके लेट 80s में, तो लेट 80s में बहुत सी म्यूचुअल फंड्स आई। बैंकों ने अपना म्यूचुअल फंड शुरू किया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना म्यूचुअल फंड शुरू किया और कई स्टैंड अलोन म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आई। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी बहुत पॉपुलर हुआ। ये वो समय था। और इसके बाद जो ऑप्शंस कस्टमर के पास आए वो इतने ऑप्शंस थे कि शुरुआत में तो लोग कंफ्यूज कर जाते थे कहाँ इन्वेस्ट करें। और सारी स्कीम, सारी इन्वेस्टमेंट की योजनाएं बहुत लुभावनी लगती थी। और आज का समय हम देखें तो आज के समय में इसमें कोई शक नहीं है कि स्कीम्स में, इन्वेस्टमेंट की योजनाओं में, ऑप्शंस में बहुत वैरायटी हैं। लेकिन होता यह है कि जब आपके सामने बहुत से ऑप्शंस और बहुत सी स्कीम्स होती हैं तो आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि स्कीम्स आज भी बहुत अच्छी हैं, ऑप्शंस आज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतनी वैरायटी है और इतने ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि किस ऑप्शन की ओर जाऊं। और ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो भी ऑप्शन अपनाएं, सोच समझकर अपनाएं। और उसी संदर्भ में आज मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूं। और मैं अपने आप को कोई बहुत इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं क्लेम करता हूं, लेकिन हाँ, 35 सालों तक मैंने काम किया है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। कस्टमर्स से मैंने रूबरू इंटरैक्ट किया है और कस्टमर्स के सेंटिमेंट्स को भी मैंने भांपा है। वो सेंटिमेंट जो हिडन थे और वो सेंटिमेंट जो उजागर थे। और साथ ही साथ मैंने मार्केट के उतार चढ़ाव को भी देखा है। तो अपने उन अनुभवों के आधार पर मैं आपको आज कुछ सजेशंस देना चाहता हूं। और उन सजेशंस की पहली कड़ी में मैं सबसे पहले आपको बहुत पीछे ले जाऊंगा। याद है एक जमाना, हालांकि आज भी उसकी बात होती है, जब हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते थे। जी हाँ, कि ये 3 चीजें ऐसी हैं जो एक मनुष्य के लिए बिल्कुल आवश्यक है। और रोटी, कपड़ा और अगर मकान की बात करें तो पारंपरिक डेफिनेशन अगर रोटी, कपड़ा, मकान का देखें तो उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति के रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी हो गई तो समझिए वो आदमी अपने आप में पूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आज इस रोटी, कपड़ा और मकान के मायने बदल गए हैं। अब रोटी सिर्फ रोटी नहीं रही, रोटी में शायद बर्गर भी है, रोटी में शायद पिज्ज़ा भी है। और कपड़ा अब सिर्फ कपड़ा तन ढकने के लिए नहीं रहा, अब कपड़ा है, डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं, फैशन है। और मकान, अब वो मकान ऐसा मकान नहीं है जहाँ सिर्फ एक छत की आवश्यकता थी। आज खूबसूरत मकान चाहिए, खूबसूरत फ्लैट चाहिए। यानी रोटी, कपड़ा और मकान के मायने और डायमेंशंस बदल गए हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो रोटी, कपड़ा और मकान का कॉन्सेप्ट है ये बहुत डायनेमिक है, बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। समय के हिसाब से आपके रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता और समय के हिसाब से आपके रोटी, कपड़ा और मकान की परिभाषा बदलती रहती है। जो मैं परिभाषा की बात कह रहा हूँ, जो डायमेंशन की बात कह रहा हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान से संबंधित जो बदलती रहती है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बदलती रहती है। इट अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज। और वो चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड भी तो ऊपर होना चाहिए। इसलिए जो भी चीज़ हम करें, जो भी इन्वेस्टमेंट करें, वो इसको ध्यान में रखकर करें। और जो मैं स्टैंडर्ड के बदलने की बात कह रहा था, उससे रिलेटेड एक चीज़ और है। अगर आपका स्टैंडर्ड बदल रहा है, यानी आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस ऊंचे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आप प्रोविज़न करें। और अगर प्रोविज़न करें तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन का भी ध्यान आप रखें जो भी इन्वेस्टमेंट करें।
और रोटी कपड़ा मकान से संबंधित एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारी इनकम की मुख्यतः 3 पार्ट होती हैं, 3 पार्ट्स ऑफ आवर इनकम। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हमारे एसेंशियल्स की पूर्ति करने के लिए, फुलफिल करने के लिए लगता है। जैसे अगर हम रोटी कपड़ा मकान की कहें, हमारी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमारी इनकम का जो पार्ट लगता है उसको कहते हैं हम फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम। सेकंड पार्ट ऑफ इनकम होता है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई, कहीं कोई खुदा न करे, भगवान न करे, बीमार पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। तो वो होता है सेकंड पार्ट, जो हमारी इमरजेंसीज के लिए, कॉन्टिंजेंसीज के लिए, अचानक आए खर्चे के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो सेकंड पार्ट ऑफ योर इनकम है, इसका कुछ भाग आपको इसलिए सुरक्षित रखना चाहिए कि वो आपके फर्स्ट पार्ट यानी एसेंशियल्स, रोटी कपड़ा और मकान को सुरक्षित करे। और जो थर्ड पार्ट होता है आपके इनकम का, इन दोनों खर्चों के बाद, इन दोनों प्रोविजंस या प्रावधानों के बाद जो पैसा बचता है आपकी इनकम में, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल पार्ट। आपकी इनकम का वो हिस्सा जिसको आप जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट की दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट में मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आजकल के यूथ में, आजकल के जनरेशन में इंश्योरेंस के प्रति जो चेतना है वो थोड़ी कम हो गई। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ इंश्योरेंस में ही इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर मैं रोटी कपड़ा और मकान की बात करूं तो दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान को इंश्योर करने के लिए न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी हमें लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस का प्रोविज़न करना पड़ेगा। और अगर इंश्योरेंस की हम बात करें तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करें, हम हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात करें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी आज एक महती आवश्यकता है। और लाइफ इंश्योरेंस में मेरा सजेशन ये है कि लाइफ इंश्योरेंस की कई तरह की स्कीम्स होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक टर्म इंश्योरेंस होता है, सेविंग्स ओरिएंटेड इंश्योरेंस स्कीम होती है, बहुत तरह की होती है। तो जो भी स्कीम पसंद आए, एक स्कीम जरूर लीजिए। और हाँ, ये ध्यान में रखिए कि उस स्कीम के अंतर्गत जो सम अश्योर्ड है, यानी जो रिस्क एलिमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आपके लिए, यूथ के लिए मैं खास करके रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में कम प्रीमियम में, कम पैसे में आपको ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, सम अश्योर्ड बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल है, वो कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू का, या आपकी एनुअल इनकम का कितना टाइम्स इंश्योरेंस होना चाहिए। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो एनुअल इनकम है उसका कम से कम 11 टाइम्स आप इंश्योरेंस जरूर लीजिए। और साथ ही साथ इस नीड को असेस करते रहिए टाइम टू टाइम। 5 साल के बाद सिर्फ एक ही इंश्योरेंस की स्कीम मत लीजिए, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आप ये भी देखिए कि आपकी कैपेसिटी प्रीमियम पे करने के लिए उस इंश्योरेंस की कितनी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंश्योरेंस ले लिया और बाद में उस इंश्योरेंस पॉलिसी को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। दूसरी चीज हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैं कहना चाहूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस में मूलतः 2 तरह की स्कीम होती है। एक होती है रीइंबर्समेंट की स्कीम और दूसरी होती है बेनिफिट की स्कीम। रीइंबर्समेंट की स्कीम में, हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे मेडिक्लेम होता है, जो खर्च आया हॉस्पिटल में उस खर्च की रीइंबर्समेंट, उस खर्च की प्रतिपूर्ति होती है। और बेनिफिट वाली स्कीम में होती है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां ऑफर करती हैं, उसमें जैसे ही उस आदमी को वो बीमारी होती है, वो प्रूव हो जाती है, तो एक निश्चित राशि, एक प्री डिटर्मिन्ड, प्री डिसाइडेड अमाउंट उसको पे हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी आपको पसंद आए वो ले लीजिए। और जहां तक मेरी जानकारी है कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपका हो सकता है, चाहे तो रीइंबर्समेंट स्कीम भी ले सकते हैं और साथ साथ बेनिफिट वाली भी स्कीम ले सकते हैं। लेकिन यस, माय रिकमेंडेशन इज डू गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट के लिए, खास करके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्च होता है, और उस खर्च के लिए अगर हम प्रावधान नहीं करते हैं, प्रोविजन नहीं करते हैं, तो इट इज़ आवर लॉस। सो यू मस्ट गो फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अलॉन्ग विथ अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब इसके बाद फिर जो मैं बात कह रहा था कि लेट 80s में बहुत सी कंपनियां आ गई, म्यूचुअल फंड्स आ गई, स्टॉक मार्केट बड़ा ऊपर आ गया, और हम स्टॉक मार्केट की बात बड़ी उत्साह से कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट गया ऊपर, इतने पॉइंट नीचे गया, ये सब हम बातें कर रहे हैं। तो जी हाँ, वो आज हमारा वे ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों, मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में भी कीजिए, स्टॉक मार्केट में भी कीजिए, हर जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्ट में जरूर होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, और ये चीज़ मैं स्पेशली आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप यूथ हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो लॉन्ग टर्म का हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में, किसी इक्विटी स्कीम में, किसी डेट फंड में, या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म हो। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि
अगर आप देखें कि कम से कम कितने दिनों का हराइजन होना चाहिए, तो वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 साल का होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आजकल सिप का नाम आपने सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या जब भी चाहें आप एक निश्चित अवधि के बीच में एक निश्चित आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर आपका पैसा डायरेक्टली चला जाएगा उस इन्वेस्टमेंट में। दिस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि सिप में भी बहुत अच्छा रिटर्न आता है। और सिप में एक चीज़ अच्छी होती है, जो लोग कहते हैं कि अगर आपको मार्केट नीचे गया तो आप जो जिस प्राइस पर खरीदते हैं उस प्राइस पर आपको ज़्यादा यूनिट मिल सकती है, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। तो ये ज़रूर आप रखें, और एक नहीं रखें, एक से ज़्यादा रखें। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि डाइवर्सिफिकेशन इन योर इन्वेस्टमेंट ज़रूर होना चाहिए। और अगर स्टॉक मार्केट की हम बात करें दोस्तों, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल है इट गोज़ अप एंड इट कम्स डाउन। ये दोनों चीज़ें होंगी, आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट से अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप सबसे पहले अपनी रिस्क की एपेटाइट को इवैल्यूएट कीजिए, असेस कीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क इज़ एन एलिमेंट जो कि हमेशा स्टॉक मार्केट के साथ लगा रहता है। और अगर मैं बात करूं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वालों की, जैसे वॉरेन बफेट की हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफेट हमेशा फ़ायदे में ही रहते हैं। कभी कभी उनको लॉस भी देखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए वो प्रिपेयर्ड रहते हैं और वो अपनी रिस्क की एपेटाइट को प्रॉपरली इवैल्यूएट और असेस करते हैं। ये आपको भी करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, अपनी इनकम का या अपने डिस्पोजेबल इनकम का पूरा पार्ट एक ही जगह इन्वेस्ट मत कीजिए। इसको हर जगह म्यूचुअल फंड में भी डालिए, इसको स्टॉक मार्केट में भी डालिए, और इसको अगर चाहें तो बैंक डिपॉजिट में भी डाल सकते हैं। और लास्टली मैं दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि आजकल तो ऑनलाइन मेथड्स उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ में ऑनलाइन कर सकते हैं। इंश्योरेंस भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप बैंक में भी ऑनलाइन डिपॉजिट ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है, एक आपके पास कॉम्पोजिट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जरूर रहना चाहिए। बाय कॉम्पोजिट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट आई मीन जो आपको इंश्योरेंस की भी बात बताए, जो आपको स्टॉक मार्केट की भी बात बताए, और जो आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बारे में भी बताएं। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा हो सकता है आपको उसको कमीशन पे करना पड़े, बट दैट इज़ वर्थ गोइंग फॉर। ये याद रखिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट होता है अपने डोमेन का, और वो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताएगा जिनकी ओर आपका ध्यान शायद नहीं गया हो। तो ऑलवेज हैव अ कॉम्पोजिट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और कंसल्टेंट। नाउ लास्टली दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बी वाइज इन योर इन्वेस्टमेंट। एंड बाय वाइज आई मीन, नंबर 1, बी होलिस्टिक, समग्रता, सब कुछ देखिए, चारों तरफ देखिए, तब इन्वेस्ट कीजिए। देन आई स्टैंड्स फॉर इंक्वायर, इंक्वायरी कीजिए, पूछिए, क्वेरीज रेज कीजिए। एंड देन एस स्टैंड्स फॉर सूटेबिलिटी, ये देखिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट के साथ आप कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। एंड देन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड वाइज इज ई, एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंशन। अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सपैंड करते रहिए, बढ़ाते रहिए, क्योंकि शुरू में मैंने आपको कहा था इन्फ्लेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि इन्फ्लेशन से आपके पैसे का जो लॉस हो उस लॉस को आप कॉम्पनसेट कर सकें। तो बाय वाइज आई मीन दीज 3 एसेंशियल्स टू बी केप्ट इन माइंड। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, उसको अडॉप्ट किया, वो स्ट्रैटेजी आज से 5 साल बाद भी कारगर होगी। इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत डायनामिक होती है, समय के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा, एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, पैसा आपसे दूर न जाए, क्योंकि उस पैसे का क्या उपयोग, उस पैसे की क्या वैल्यू जो आपसे दूर चला जाए। कहते हैं ना कि अपने वही जो साथ में, ताकत वही जो हाथ में, और पैसा वही जो पास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह छोटी छोटी वीडियो जो शायद आपके काम आ सके जरूर आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से धन्यवाद और जय हिंद।